हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सिग्नल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझे थे, इवन ऑड पार्ट को समझे थे, इवन सिग्नल को कैसे पहचाने ये समझे थे, ऑड सिग्नल को कैसे पहचाने ये समझे थे। आज की क्लास में एक नए टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं और वो आपका है एलिमेंट्री सिग्नल। ठीक है, एलिमेंट्री सिग्नल है क्या? सबसे पहला सवाल बेसिक सा ये होना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए कि एलिमेंट्री सिग्नल होता क्या है। व्हाट इज एलिमेंट्री सिग्नल? कहने का मतलब ये कि वैसा सिग्नल जिसका यूज हम बार बार करें। जैसे आप लोग इंटर जो पास किए हैं या फिर जो मैट्रिक पे आए हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़े थे। पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा था, एलिमेंट्स को आप पढ़े थे, तो क्या था एलिमेंट? डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट हम पढ़े थे। ठीक है, और उसका सिंबल वगैरह देखे थे, जाने थे। बस वैसे ही सिग्नल सिस्टम में जो मोस्टली यूज होने वाला सिग्नल है उसको एलिमेंट्री सिग्नल का नाम दिया गया, जिसका यूज हम बार बार करेंगे। जिस सिग्नल को एनालिसिस बार बार करना है, एक अलग अलग तरीके से, एक अलग अलग मेथड से, उस सिग्नल्स को हम लोग कहेंगे क्या? एलिमेंट्री सिग्नल। इतनी बातें पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, एक एक सिग्नल के डिफिनेशन को समझेंगे, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे और इसके मैथमेटिकल रूप को देखेंगे कि होता क्या है, कैसे कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम पहला जो सिग्नल को हम कंसीडर कर रहे हैं वो है आपका डीसी सिग्नल। क्या है? डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल के बारे में समझते हैं। डीसी सिग्नल होता क्या है? व्हाट इज डीसी सिग्नल? डेफिनेशन लिखिएगा। पहला जो हेडिंग बनाएंगे सभी लोग वो है आपका डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल, इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल। एक सेकेंड जरा होल्ड करना। लिखिए, it is defined as the signal it is defined as the signal whose amplitude is constant for all time. It is defined as the signal। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मैं चेक कर लूं, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। It is defined as the signal whose amplitude is constant for all time, then यहीं तक रहने दीजिए। यदि इसकी डेफिनेशन को हम यहां से स्टार्ट करते, द सिग्नल, यहां से स्टार्ट करते, द सिग्नल whose amplitude is constant for all time, then this type of signal is known as डीसी सिग्नल। उस केस में हम बता सकते हैं कि इसको हम डीसी सिग्नल कहेंगे। लेकिन यदि हम डिफाइन ही करना स्टार्ट किए कि इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल whose amplitude is constant for all time, तो यहां तक आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से देंगे बाबू। ये आपका एक्स ऑफ टी है, ये आपका टाइम एक्सिस है। बात को समझना। देखिएगा, इस तरह का सिग्नल जो हुआ डीसी सिग्नल हुआ। पहले भी आप लोग पढ़े थे, पहले भी आप लोग जानते थे इसके बारे में, लेकिन सिग्नल में इसको एक अलग तरह से, एक अलग व्यू से हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब क्या? ओरिजिन जो होता है ये आपका होता है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और ये जो होता है इसके जस्ट बाद वाला होता है फ्यूचर टाइम, और इसके पहले वाला जो होता है बाबू पास्ट टाइम।
पास्ट टाइम, ये होता है प्रेजेंट टाइम और ये होता है फ्यूचर टाइम। यदि सिग्नल का एम्पलीट्यूड पास्ट में भी वही हो जो प्रेजेंट में हो और वही वैल्यू आपका फ्यूचर में हो, तब हम कहेंगे इस तरह के सिग्नल को हम कहेंगे डीसी सिग्नल। क्या कहेंगे? डीसी सिग्नल। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमारा ये डीसी सिग्नल इस तरह से हमारा ये होता है। इसका एम्पलीट्यूड कुछ फिक्स कर देते हैं। एम्पलीट्यूड यहां पर 5 वोल्ट। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ t इज इक्वल टू 5। कहां से कहां तक है? तो 5 है फॉर ऑल टाइम। तो हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं t इज ग्रेटर देन 0, 5 t इज लेस देन 0, 5 t इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारा सिग्नल x ऑफ t नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि इस सिग्नल को एक और ढंग से रिप्रेजेंट हम करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू 5 और माइनस इंफिनिटी इज लेस देन t इज लेस देन इंफिनिटी। ये जो सिंबॉलिक, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये डीसी सिग्नल को रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पहला सिग्नल था क्या? डीसी सिग्नल। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट सिग्नल पे मूव कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, एक एक सिग्नल को बिल्कुल बारीकी से समझना है। आगे यही सारा सिग्नल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसको इरेज करना है, ठीक है? यही सारा सिग्नल आपको डिस्क्रीट टाइम में भी पढ़ना है बाबू। यही सारा सिग्नल आपको डिस्क्रीट टाइम में भी पढ़ना है। देखिएगा, दूसरा सिग्नल क्या है? पहला सिग्नल तो हो गया। दूसरा सिग्नल आपका है यूनिट स्टेप सिग्नल। हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, it is defined as the signal whose amplitude defined for positive time and its value is constant। क्या लिखे? It is defined as the signal whose amplitude defined for positive time, केवल और केवल पॉजिटिव टाइम के लिए। यहां पर अगर वनली कर दीजिए ना तो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर वनली, वनली पॉजिटिव टाइम एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि यदि इसका वैल्यू, यदि मैं एक सिग्नल को मैं बनाऊं और इसका एम्पलीट्यूड जो हो पॉजिटिव टाइम के लिए सिर्फ शो करे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्टेप सिग्नल, ठीक है? और इसको अभी हम मत बनाइएगा, स्टेप सिग्नल लिख लीजिए। यूनिट स्टेप भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन पहले इसको आप लिख लीजिए। मैं बताऊंगा, यूनिट स्टेप के बारे में भी बताऊंगा। तो ये आपका स्टेप सिग्नल का ये डिफिनेशन हुआ। यहां पर भी आप, चलिए ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है? तो ये अगर ले ले हम यहाँ पर 5, कितना ले ले? 5, और ये क्या है? x ऑफ t। तो हम लिखेंगे इसके बारे में क्या? इसके बारे में लिखेंगे x t इज इक्वल टू 5 for t is greater than 0, otherwise its value is 0। बात समझ में आ गया? तो ये आपका स्टेप सिग्नल हो गया। इतनी बातें समझ में आई? इसी का एक पार्टिकुलर फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? यूनिट स्टेप सिग्नल।
तो इसी का पार्टिकुलर एक नोट में बना लीजिएगा। यूनिट स्टेप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे कैसे। यहां पर फिलहाल लिखिए यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, it is defined as the signal it is defined as the signal whose amplitude is 1, इसको लिख दीजिए यूनिटी फॉर पॉजिटिव टाइम। अगर इसको बनाना चाहे तो ठीक है, सही बना लीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर क्या होगा, अंतर होगा कि इसका जो आपका एम्पलीट्यूड है वो 1 होगा, और इसको हम लोग एक स्पेशल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और होता क्या है, वो होता है u ऑफ t। तो यहां पर आप लोग मेंशन कर लेंगे एक पॉइंट में, सिंबॉलिकली it is represented as u of t। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, u ऑफ t इज इक्वल टू जो लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये 1 है कहां से कहां तक, तो 0 से ऑल टाइम के लिए, मतलब कि इधर लिख देंगे t इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज 0। देख लो बाबू, समझ में आ रही बात। या इसको एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, u of t is equal to 1 for 0 is less than t is less than infinity, और आपका अदरवाइज 0। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे आपको समझते जाना है, तभी आप सिग्नल सिस्टम में फील करोगे कि बहुत इजी पेपर हो गया। आगे जाके आप फील ऐसा करोगे कि कुछ तो है ही नहीं बचा हुआ इसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा था यूनिट स्टेप सिग्नल और स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल होता है एलिमेंट्री सिग्नल, यूनिट स्टेप इसका पार्टिकुलर फॉर्म होता है। हालांकि ये भी एलिमेंट्री सिग्नल कह सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इसी को हम यूज करेंगे, इसी का यूज हम मोस्टली करेंगे। 2 सिग्नल आपका क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सिग्नल पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट सिग्नल आपका है सिग्नम सिग्नल। बातें बिल्कुल क्लियर होती जा रही है ना, नहीं दिक्कत कहीं भी हो आप मैसेज कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप में, वहां से आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सिग्नल पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट सिग्नल आपका है सैगनम सिग्नल। सैगनम सिग्नल इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डेफिनेशन लिखेंगे सभी लोग। इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल it is defined as the signal whose amplitude is -1 for all negative time
फॉर ऑल नेगेटिव टाइम और पास्ट टाइम। पास्ट टाइम निगेटिव मतलब पहले वाला, तो उसको पास्ट टाइम बोल सकते हैं। और निगेटिव कम, इसमें पास्ट ही ज्यादा यूज करते हैं। मैथमेटिक केस में हम निगेटिव टाइम यूज करेंगे -t, ठीक है। कॉमा +1 फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, ऑल पॉजिटिव टाइम और फ्यूचर टाइम। हो गया, यही इसका डेफिनेशन है। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल whose amplitude is -1 for all negative time और past time, +1 for all positive time और future time। तो अगर इसको हम सिंबॉलिक, अगर यहां पर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा बाबू। निगेटिव के केस में हमारा -1 होगा और पॉजिटिव के केस में हमारा +1 होगा, और ये हमारा हो गया ठीक है। यहां पर लिख भी सकते हो सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज it can be expressed as, ओके, सैग्राम सिग्नल को ऐसा हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट हम करेंगे उसको कुछ इस तरह से करेंगे। ये आपका हो गया +1, ये हो गया आपका -1, और ये आपका हो गया टाइम एक्सिस। लिखेंगे क्या? सैग्राम फंक्शन इज इक्वल टू 1, -1 पहले लिखते हैं निगेटिव टाइम के लिए, तो क्या लिखेंगे? -∞ इज लेस देन t इज लेस देन 0, 0 से पहले तक का हो गया। अगेन इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है? 1 कहां से कहां तक? 0 इज लेस देन t इज लेस देन ∞, और कुछ बच रहा है, 0 बच रहा है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, 0 पे ये ओपन इंटरवल होता है। जो 0 पे क्या लगाना है? ओपन इंटरवल, यानी कि इस पर वैल्यू इसका होता ही नहीं है। तो यहां पर इसका वैल्यू लिखेंगे 0 एट t इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर यहां पर आप t इज इक्वल टू 0 नहीं लिख करके आप अदरवाइज 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका आपका हो गया क्या? सिग्नल का ये मैथमेटिकल फॉर्मेट ये हो गया, आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, आपका डेफिनेशन ये हो गया, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। नेक्स्ट सिग्नल पे मूव करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हुए नेक्स्ट सिग्नल पे मूव कर रहे हैं, और ये नेक्स्ट सिग्नल जो आपका होगा क्या होगा? तो नेक्स्ट सिग्नल आपका है रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। चलिए नेक्स्ट सिग्नल जो आपका है क्या है? रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। इस पर बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल होता क्या है? तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाएंगे रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। देखिए बाबू, दो तरह का सिग्नल होता है। एक तो आपका सिग्नल एज ए सिग्नल हम ले रहे हैं, वेव ले रहे हैं, और दूसरा होता है आपका पल्स सिग्नल। ये पल्स का स्पेशल बात क्या है? इसमें स्पेशलिटी है क्या? तो बात आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि पल्स जो होता है, पहले क्लास में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। पल्स कहने का मतलब 0 से नीचे नहीं जाएगा बाबू, इसका एम्पलीट्यूड 0 तक ही जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। ये पल्स हुआ। अगर वेव का बात करें, सिग्नल का बात करें जनरली, तो सिग्नल ऐसा बनता है जिसमें हमारा ऊपर का भी पार्ट होता है, नीचे का भी पार्ट होता है। ये सिग्नल हुआ, जबकि ये आपका पल्स हुआ। देखने में दिखेगा कैसे? देखने में दिखेगा रेक्टेंगल के जैसा।
तो इसको डिफाइन कर दें। आइए डिफाइन करते हैं। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, या फिर स्टार्ट करते हैं एक नए तरह से डिफिनेशन से। ठीक है, क्या? द सिग्नल whose amplitude is constant for a fixed duration of time is known as, क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। ठीक है बाबू, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे मैथमेटिकली मार्कर चेंज कर दीजिए। it can be expressed as rect t। रेक्टेंगुलर पल्स को हम लोग रेक्ट टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखने का प्रयास करें तो कैसे होगा, क्या होगा? तो वो इस तरह से होता है। ये सिग्नल भी एक प्रकार का रेक्टेंगुलर सिग्नल है। क्या फिक्स ड्यूरेशन तक आपका ये कांस्टेंट नहीं है? अगर इसका एम्पलीट्यूड हम बना ले 5, तो ये 5 जो होगा ये कहां से कहां तक, अगर इसका ड्यूरेशन 1 से 5 ले लें तो 1 से 5 तक कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद 0 होगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल अगर यहां पर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? रेक्ट टी हो गया। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म में देना चाहे तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सॉरी यहां पर रेक्ट है ना, रेक्ट टी को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 5 कहां से कहां तक है? तो 1 इज लेस देन टी इज लेस देन 5 और अदरवाइज 0। अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हमारा सिंबॉलिकली फॉर्म है, ये हमारा ग्राफिकल फॉर्म है, ये हमारा डिफिनेशन है किसका? रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल। ये सब पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि आपका 4 नंबर में पूछ सकता है। आपका 3 को 2, कोई भी 3 सिग्नल 2 सिग्नल दे देगा और कहेगा बताइए कि इसको डिफाइन कैसे करें, या फिर कहेगा कि एक्सप्लेन अबाउट डीसी सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड यूनिट रैंप सिग्नल। कुछ भी दे सकता है। आपको पता होगा तब तो लिखोगे। लिखना यही 3 चीज है। पहला इसका डेफिनेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और 2-3 बात इसके बारे में लिख दो नीचे। आपका 4 नंबर का 2 से 3 आपका एटलीस्ट अगर डिफाइन करने के लिए देगा तो 2 आपका डिफाइन मांगेगा, 2 का डिफिनेशन आपका मांगेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल होता क्या है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सिग्नल पे बढ़ रहे हैं, और वो है क्या? वो है यूनिट रैंप सिग्नल, जिसके बारे में बहुत परेशान हुए आप लोग, बहुत परेशान हुए। अब यहां पर उसका ओपन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खुलेगा, ओपन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आपका यूनिट रैंप सिग्नल, आइए इसको इरेज कर दें। यूनिट रैंप सिग्नल हेडिंग बनाएंगे सभी लोग। यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल बन गया हेडिंग। हम भी बना लेते हैं। इसके पहले फिर से हम वही काम करेंगे जो हम यूनिट स्टेप में पढ़े थे, वही काम करेंगे। पहले पढ़ेंगे रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल होता क्या है?
व्हाट इज रैंप सिग्नल? इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, हम फिर से इसको डिफाइन कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड, देखिएगा कैसे कैसे डिफिनेशन होता है। इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल, it is defined as the signal whose amplitude linearly increases or linearly decreases with respect to time हो गया। इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे? रैंप सिग्नल। यदि हम स्टार्ट करते द सिग्नल whose amplitude linearly increases or linearly decreases with respect to time, then this type of signal is known as रैंप सिग्नल। आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा लिखने का मन करे वैसा लिख सकते हो। रैंप सिग्नल को हम एक स्पेशल नोटेशन देते हैं, सिंबॉलिकली it can be expressed as R of t। हो गया। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं R of t, और ये आपका हो गया टाइम। इसका रिप्रेजेंटेशन जो मैथमेटिकली देंगे वो कैसे देंगे? R of t इज इक्वल टू R इंटू टी फॉर t इज ग्रेटर देन 0। कहेंगे, कहिएगा सर निगेटिव में भी होता है बाबू, लेकिन अगर डिफिनेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड होता है केवल और केवल पॉजिटिव टाइम के लिए। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो इट इज डिफाइंड only for पॉजिटिव टाइम। हो गया। यहां पे आइए, अगर पॉजिटिव टाइम के लिए तो निगेटिव में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब कि 0। तो इस केस में क्या लिखेंगे? 0 अदरवाइज। इतनी बातें समझ में आ गई। ये रैंप आपका जो R है इसमें, वेयर R इज इक्वल टू लिख सकते हैं रैंप, इसको लिख सकते हैं आप स्लोप। और स्लोप निकलेगा कैसे? तो tan थीटा के माध्यम से निकलेगा। इसके बगल में लिख देना tan थीटा। समझ में आ गया? देखिएगा, R रिप्रेजेंट कर रहा है रैंप को। रैंप मतलब क्या? यही हमारा स्लोप, इसको डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड होगा? तो देखिएगा, जैसे जैसे टाइम, हम इस टाइम पे अगर ये 1 ले लिए बाबू, ये 2 ले लिए, ये 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 5 ले लिए, तो इस पर हम देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है बाबू, ये चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये चीज ऑब्जर्वेशन में आ गया तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, देखना, इस पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? चलो इसको 2 ले लेते हैं। इसको ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। देखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे यहां से चलना प्रारंभ किया। ये जब 1 सेकेंड चलता है ना तो देखता है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना बढ़ गया? 2। मतलब कि 1 यूनिट जब हम टाइम को हम लिए हैं तो यहां पर कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो देख रहे हैं 0 से 2 हो गया।
मतलब कि हमें आइडिया लेना है किसका, तो ये हाइट का लेना है और इसका लेना है, टाइम का लेना है। देखिए देखो ट्रायंगल बन गया है बाबू, ट्रायंगल बना है कि नहीं, हाँ बन तो गया है सर। अच्छा ट्रायंगल बन गया है तो आप बताइए कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है। अगर 1 से 2 तक में हम देखते हैं, 1 से 2 तक में देखते हैं तो फिर देखते हैं कि 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है। अगेन हम 2 से 3 तक देखते हैं तो देखते हैं फिर हमारा 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है, नहीं 3, यहाँ 2 से 3 जाते हैं तो 2 पे कितना है 4, जबकि हमारा 3 पे कितना है 6। अगेन देखते हैं तो इस तरह से हमारा देखिए तो सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं बढ़ते जा रहा है, सॉरी यहां से होगा, ठीक है। तो अगर देखें यहां पर का, अगर ये एंगल हम निकाल ले बाबू, ये एंगल अगर हम निकाल ले थीटा, तो यही देखिए ये सारा का सारा आपका सिमिलर ट्रायंगल है। ये 90 और जो एंगल आपका ये बन रहा है वही एंगल आपका ये बन रहा है, वही एंगल आपका ये बन रहा है, वही एंगल आपका ये बन रहा है, वही एंगल आपका ये बन रहा है। मतलब कि हमें वो रेशियो बताइए जो कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बारे में आइडिया दे। तो कौन होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर P बटा बी, P क्या होता है परपेंडिकुलर, B क्या होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू बेस, वो हमें आइडिया देता है tan थीटा। इसीलिए हम स्लोप को फाइंड करने के लिए tan थीटा का यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो tan थीटा निकालेंगे और बताएंगे इसका क्या है, इज दैट क्लियर। अब इस एग्जांपल के मदद से हम लोग यहां से निकालते हैं, जैसे कि हम यहां पर ले लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, और यहां पर रैंप जो है आपका बाबू, स्लोप निकाल लो पहले। स्लोप अगर यहीं पर निकले, जो आपका यहां आएगा वही आपका यहां आएगा। देखिएगा इस केस में ले रहे हैं तो tan थीटा, पहला ट्रायंगल के केस में ले रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, तो 2 है, बेस कितना है 1 है, कितना आ गया 2। अगर ले लेते हैं सपोज यहां से आपका यहां तक, यहां से यहां तक के ले लेते हैं, कितना है 2 है, कितना है 2 है। परपेंडिकुलर कितना है, तो यहां से यहां तक देख रहे हैं, यहां से यहां तक कितना है 4 है, कितना लिखेंगे 4, टाइम कितना लिखेंगे 2, कितना आएगा 2। तो ये आपका निकल के आया R। जहां भी देखो जहां भी निकालो 2 ही आएगा, तो 2 आ गया। मतलब कि रैंप जो हमारा निकल के आया, इस केस में इसको छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। अब R ऑफ टी यहां पर लिखना है, R ऑफ टी, R कितना है तो यहां पर 2 आया। टाइम क्या लिख दिए 0, टाइम क्या लिख दिए 0, ये R का जगह है, ये टाइम का जगह है बाबू, ठीक है। और इधर t इज ग्रेटर देन 0 आप लगा लो, जहां तक लेके जाओगे वहां तक जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ गया 0 आ गया ना, 0 आ गया ना, तो इस केस में आपका आ गया 0। अगर t बराबर ले ले हम 1, t बराबर ले ले हम 1, तो r ऑफ t का वैल्यू कितना आएगा, तो रैंप हमारा 2 है और टाइम हमारा 1 है, कितना आ गया 2। तो टाइम जब 1 है तो कितना एम्पलीट्यूड हुआ 2। अगर हम टाइम को ले ले 2 और रैंप सिग्नल को हम निकालना चाहे एम्पलीट्यूड होगा कितना, तो रैंप कितना है 2, टाइम कितना ले लिए 2, तो होगा कितना 4, कितना आया 4, यहां पर कितना है 4। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। समझ में आया होगा आपको रैंप सिग्नल बेहतर। अब इसके साथ हम रैंप सिग्नल को हम इरेज करते हैं और एक पार्टिकुलर फॉर्म इसका है यूनिट रैंप सिग्नल, उसको समझते हैं। क्या यूनिट रैंप सिग्नल को समझते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। एक एक बातों को पकड़ते जाना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बाद में जब आपका एनालिसिस का मोड जब आएगा तो उसमें हम जितना बेहतरीन अभी एनालिसिस कर रहे हैं, क्या फिर से हम उतना कर पाएंगे, उतना अगर हम करने का प्रयास करेंगे उसमें, तो आपका पता है सिलेबस अधूरा रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज दिया जा रहा है एलिमेंट्री सिग्नल के टाइम में। उस समय डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि सर हुआ कैसे और ये कैसे हुआ, ये दिमाग में कब नहीं आएगा, जब आप इसको बार बार पढ़ोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे। चलिए तो हम बना दें इसका पार्टिकुलर रूप। पार्टिकुलर फॉर्म हमारा क्या है, यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल डिफाइन कीजिएगा इसको। डिफिनेशन आपका यूनिट रैंप के पूछेगा, रैंप के नहीं पूछेगा, लेकिन मदद करेगा बाबू। ये देखिएगा, इट इज
defined, it is defined as the signal whose रैंप इज, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर सच अ रैंप सिग्नल लिख दो ऐसा, सच अ रैंप सिग्नल, such a ramp signal, such a ramp signal whose amplitude, whose ramp is unity, then this type of signal is known as यूनिट रैंप सिग्नल। हो गया बाबू, समझ में आया? हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देने का हम प्रयास करें तो हम ऐसा देंगे, आर ऑफ टी, ये आपका हो गया टी, लिखेंगे आर ऑफ टी इज इक्वल टू, लिखेंगे 1, आर के जगह पर क्या लिखेंगे 1 गुना टी, फॉर टी इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज 0, गुना कर दोगे तो क्या होगा, टी ही होगा, टी इंटू 1 क्या होगा, टी होगा, इसको लिख दीजिएगा टी, केवल टी, वेयर आर इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका यूनिट रैंप सिग्नल। क्लियर हुआ? रैंप सिग्नल के केस में एक बातें और समझो, यदि इसका रैंप पॉजिटिव हो, मतलब उसका एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली जो है इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए, कर रहा है इंक्रीज, लीनियरली इंक्रीज करते जाए, इसका हम रैंप जो लेंगे बाबू वो पॉजिटिव लेंगे, आर का वैल्यू जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे, जबकि हमारा रैंप यदि हमारा डिक्रीज करते जाए, ऐसा देखिए 0 पे मैक्सिमम है और 0 से जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये देखिए घटते जा रहा है, और अगर ये घट रहा है तो इसका जो आर का वैल्यू लेंगे वो लेंगे बाबू निगेटिव, क्या लेंगे, निगेटिव। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गया? तो वैसा ही यूनिट रैंप के केस में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा था रैंप सिग्नल और यूनिट रैंप सिग्नल, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, ये आपका रैंप सिग्नल और यूनिट रैंप सिग्नल आपका यहाँ पे खत्म होता है, और भी आपका यहाँ पर बहुत सारा आपका एलिमेंट्री सिग्नल है जिसके बारे में हम जानेंगे। कब जानेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, और हम आप लोग से चाहेंगे कि जितना सिग्नल बताया गया, पढ़ाया गया, उसको एक अच्छे वे में पढ़े, एक अच्छे ढंग से पढ़े, और उस पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर में मैं यहीं तक रखता हूं, और ये आपका रैंप सिग्नल तक कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में आपका 4 सिग्नल बचा है, तो 4 सिग्नल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।